हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भूगोल क्लास 6 एनसीईआरटी भूगोल की। आइए आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इससे पहले ये देख लीजिए आप, ये है ग्लोब। इसमें अक्षांश अक्ष दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव। चलिए अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें क्लियर कुछ दिख नहीं रहा है, इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पर क्लियरली दिख नहीं रहा है जूम करने पर। चलिए आगे होगा ये आई थिंक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको एकदम क्लियरली दिखे। जैसा कि दोस्तों आप पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है। हमारी पृथ्वी गोलाकार है नहीं है। ये अभी एक क्वेश्चन आया था कि हमारी पृथ्वी किस आकार की है, तो इसमें आंसर ये दिया है कि रग्बी बॉल की शेप में है। तो आगे पढ़ते हैं, ये किस शेप में बता रहे हैं देखते हैं। पृथ्वी गोलाकार नहीं है या उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर जो थोड़ी उत्तरी ध्रुव अभी आपने बताया मैंने, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती होगी है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है दोस्तों। तो यह ग्लोब का प्रतिरूप है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। पृथ्वी जिस ओर झुकी हुई होती है उसको अक्ष कहते हैं। ग्लोब वे दो बिंदु जिनमें होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। अभी मैंने जो आपको दिखाया था ग्लोब को एक बार आप फिर से देख लीजिए। ये देखिए उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो इसको फिर से जूम करती हूँ मैं। सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। अक्ष कहा जाता है ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। वास्तविक रूप से तो ऐसे नहीं होती है पृथ्वी की, उसमें कोई सुई लगी होती है, लेकिन ये काल्पनिक एक इंसानों को समझने के लिए ये सुइयाँ लगाई गई हैं इस चित्र में और ऐसे ग्लोब में लगाया जाता है। बट वास्तविक में ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ कल्पना मात्र है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको समझने में मदद करेगी। ये है पृथ्वी का बीचों बीच जो भाग होता है। ये पृथ्वी का, एक मिनट में इसको जूम करती हूँ, आपको क्लियरली दिखेगा।
ये विषुवत वृत्त जो है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये आप देख सकते हैं, ये उत्तरी ध्रुव है और इसके जस्ट नीचे दक्षिणी ध्रुव होगा और इसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसको पढ़ते हैं। इसे वृत्त कहा जाता है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त में से ध्रुवों की स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखा उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। देखिए, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। दोस्तों आइए ये चित्र देखते हैं। इसमें यही बताया गया है, ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं और जो विषुवत वृत्त के उत्तर में है वो उत्तरी अक्षांश हो गई, जो विषुवत वृत्त के दक्षिण में है वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हो गई। और ये अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे आप उत्तर में जाते जाओगे, ध्रुवों की ओर जाओगे, अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाएंगी, जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो एक समान होती हैं। ठीक है, अब ये वाला चित्र आप देखिए पहले इसको पढ़िए। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। चलिए अब ये वाले चित्र देखिए दोस्तों। इस वाले चित्र को अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। एक बार देखिए, पढ़िए, 2 बार देखिए, उसको स्कैन करिए अपनी आँखों से, क्योंकि ये बहुत, अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। चाहे वो वन हो, चाहे वो हवाएं हो, पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं, मौसम किधर से आता है वो सब आपको समझ में आ जाएगा। और वन कितने प्रकार के होते हैं वो समझ में आएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिक्चर है आपके सामने भूगोल का। इसको आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आइए इसको देखते हैं। यह देखिए विषुवत वृत्त है, ये विषुवत वृत्त है। इसका ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उष्णकटिबंधी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश विषुवत वृत्त कहलाता है। फिर उसके बाद ये मकर रेखा है। मकर रेखा के नीचे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होता है। फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त की तरफ आप जाओगे तो वो शीत कटिबंध में आ जाएगा। ठीक वैसे उत्तर में भी वही है, ध्रुवों की तरफ
उत्तरी शीत कटिबंध, फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त, फिर इधर से देखते हैं उष्ण कटिबंध कर्क रेखा पे है। उष्ण कटिबंध के बाद कर्क रेखा आती है, कर्क रेखा के बाद उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त, फिर उत्तरी शीत कटिबंध आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री पे है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं, चलिए आगे देखते हैं कौन सी हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, इसको जरा जूम करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, अभी आप जो चित्र देखे हैं उसी का वही यहाँ पे लिखा हुआ है, 23.5 डिग्री उत्तरी। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी। विषुवत वृत्त 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। विषुवत रेखा के 66 दक्षिणी 66 1/2 डिग्री दक्षिण में स्थित ध्रुव वृत्त। कर्क पृथ्वी के ताप कटिबंध, देखिए इसमें कुछ चित्र भी दिए गए हैं, आप उसको देख लीजिए। ये वही वाला है जो अपने फर्स्ट क्लास में एक पढ़ा हुआ था। सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा, ये देखिए क्या है, सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलती है। सीधी अगर आप टॉर्च मारेंगे तो प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। ये एक फैक्ट भी है। तो आइए अब इसको जूम करते हैं और इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। देखिए इसको फैक्ट याद रखिएगा। कर्क रेखा, फिर से पढ़ते हैं, कर्क रेखा एवं मकर रेखा अभी आपने देखा है चित्र में, के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये वाले पॉइंट पे आप ध्यान, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। दोस्तों, इसमें आप फिर से ये चित्र देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये ठंडे प्रदेश है, आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ पे अत्यधिक ठंड होती है यहाँ पे, और ये जो एरिया है यहाँ पे गर्मी होती है, यहाँ पे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है और ये ठंडे होते हैं। इसके बीच में जो देश हैं वो उष्ण होते हैं, गर्म देश होते हैं, जितने भी होते हैं इन दोनों के बीच में, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जितने भी पड़ते हैं, विषुवत रेखा के 23 डिग्री इधर, 23 डिग्री उत्तर, 23 डिग्री दक्षिण,
में जो भी देश पड़ते हैं वो गर्म देशों में हैं, गर्म हैं। विषुवत यो कर्क रेखा, मकर रेखा पे जब किरणें पड़ती हैं सूर्य की तो वो ज़्यादा ऊष्मा उनको प्राप्त होती है। और ये यहाँ पे जो भी हैं, यहाँ पे ऊष्मा कम प्राप्त होती है और ये ठंडे देश होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है ना, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। एक बार इसको आप फिर से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा अभी मैंने क्या बताया आपको। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए यहाँ शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव में के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है देशांतर रेखाएं, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं और ये समान होती हैं। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो जैसे जैसे ध्रुवों की, जैसे यहाँ पे होती हैं सबसे बड़ी विषुवत रेखा पे होती है अक्षांश रेखा, उसके बाद जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं ये रेखाएं, अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं और देशांतर रेखाएं सदैव समान होती हैं। ठीक है, आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एक हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप। देखिए टोंगा द्वीप, अगर आपने मैपिंग की होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर आपने मैपिंग कभी नहीं की होगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि प्रशांत महासागर क्या है, टोंगा द्वीप क्या है या कहाँ पे है। ये हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश, इसमें टोंगा द्वीप हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के देशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं। उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जहाँ सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिलते हैं, अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तर की लंबाई समान, सभी देशांतरी याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य अक्षांशों में व्यक्त करना कठिन है। तथा सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षांश पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षांश पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तर के
द्वारा बनी ग्रिड को देखो। देखिए, ये आपको चित्र देखने के लिए बताया जा रहा है, तो आइए देखते हैं। यह है आपकी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के बारे में बताया गया है, प्रमुख याम्योत्तर के बारे में बताया गया है। ठीक है, यह है हमारी प्रमुख याम्योत्तर देश रेखा, जो पश्चिमी याम्योत्तर रेखा ये बीच भाग में बांटती है दोनों को, पश्चिमी पूर्वी याम्योत्तर एंड पश्चिमी याम्योत्तर में। ये विषुवत वृत्त है। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं। देशांतरी याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। आप देखो, इसको जिस स्थिति पे दोनों काटती हैं उन दोनों की, जैसे कि मान लो कोई देश या कोई स्थान यहाँ पे है, तो अगर आपको पूर्वी और उत्तरी और देशांतर और अक्षांश पता होगा तो आप उसकी स्थिति बता सकते हो। ठीक है, जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को काटते हैं वही वो इस निश्चित बिंदु होगा। धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज मतलब ये, ऊर्ध्वाधर मतलब ये रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 में से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अंग अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आप ब स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। आप ये देख सकते हैं, ये है ग्रीनविच रेखा, इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये मैप है, आप इसको ध्यान से देखिए, आपको जगह की जानकारी होगी। ये है दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, इंग्लैंड और ये यूरोप का पार्ट है। ये हमारा प्यारा हिंद महासागर, ये हमारा प्यारा भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको मैपिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। ये तो नॉर्मली ऐसे ही बुक में दिया हुआ है तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया। ये अभी उन्होंने जो बताया था ऊपर एग्जाम्पल में, उसी को उन्होंने पिक्चर के थ्रू बताया है। तो आइए इसको थोड़ा जूम करते हैं और इसको पढ़ते हैं क्या है। आप अब देखेंगे कि वृत्त अख उत्तरी अक्षांश एवं 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। देशांतर और समय,
समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। पहले लोग कहते थे, पहले घड़ियां नहीं होती थी, तो लोग इन्हीं पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों के हिसाब से समय का पता लगाते थे। सूर्य की रोशनी के अकॉर्डिंग वो अपना समय निर्धारित करते थे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। दोस्तों, इस पॉइंट पर गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। चूंकि पृथ्वी हमारी पृथ्वी है, यह पूर्व से पश्चिम नहीं घूमती है, बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अतः 1 मिनट दोस्तों, बैक हो गया था, यहाँ पे थे हम। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तब वे स्थान जो ग्रीनविच से के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। जो पश्चिम में हैं, उनका समय पीछे होगा। दोस्तों, इसको हम आपको इस चित्र से ही समझा सकते हैं। देखिए, ये याम्योत्तर रेखा है, ये ग्रीनविच जो भी इसमें बताया जा रहा है, जो पूर्व में स्थित हैं, वो फिर से पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊपर बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तब वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है, उनका समय पीछे होगा। ये देखिए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ग्रीनविच के पूर्व में जो है, उनका समय आगे होगा, जो ग्रीनविच से पश्चिम में है, उनका समय पीछे होगा। तो हम जो है, हमारा 5.5 घंटे हम लोग पश्चिमी देशों से हमारा समय आगे है, और जो पश्चिमी देश हैं वो पीछे रहते हैं, उनका समय पीछे चलता है। हम लोग एक दिन आगे चलते हैं, 5 घंटे आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मेरा मतलब था आगे चलते हैं पेज पर। ठीक है। उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, पश्चिम में है, उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस पर ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में यह समय 15 × 4 60 होगा, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय
होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं ये चित्र दिखाऊंगी। अलग अलग समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। यहाँ एक स्टोरी दी गई है, तो इसको पढ़ते हैं। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को देखिए, हर देश में अलग अलग मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे जहाँ का क्षेत्र विस्तार ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा मानक समयों को अपनाया गया है। तो हमारे देश में तो एक ही मानक समय है 82.5 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे दिया है, रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये देखिए अपने देश का जो है भारत का मानक याम्योत्तर, ये 82.5 डिग्री से गुजरता है। ये मानक समय अपने देश का माना जाता है। और यह किन किन देशों राज्यों से गुजरता है दोस्तों, आप ये लिख के हमें बताएंगे, ठीक है। ऐसे ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। और अपने प्यारे यूपी के मिर्ज़ापुर, पहले इलाहाबाद था, अब तो शायद मिर्ज़ापुर हो गया है, इसको सर्च करना पड़ेगा, से गुजरता है। आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि मानक याम्योत्तर रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। प्लीज़ ये कमेंट में लिख के बताइएगा, आपका भी रिवीजन होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे, देखते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो आप अब इसमें से इस क्वेश्चन में से आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एक लाइन का आंसर है, आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी, रिटन प्रैक्टिस भी होगी और आपको चीज़ें याद होंगी। ग्लोब क्या है आप ये बता सकते हैं एक लाइन में। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं
आप इसका डिफरेंस बता सकते हैं कमेंट में। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? आप अगर ये नहीं बता सकते हो तो मत बताना, लेकिन ये क्वेश्चन तो आप बता सकते हो। उष्मा की सबसे अधिक मात्रा कटिबंध उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है? आप इसको एक लाइन में बता सकते हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है? और ये ऑब्जेक्टिव का आंसर तो आपको देना ही देना। आप कभी भी वीडियो देखो, कहीं पर भी देखो, कैसे भी देखो, किसी भी समय देखो, भले ही वीडियो आप अभी नहीं देख रहे हो, जब भी इस वीडियो को आप कोई भी देख रहा है, आप इन क्वेश्चन का आंसर तो देकर ही जाइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तभी आप इस वीडियो तक आए हो। इसलिए अगर आप इसका जवाब देते जाओगे तो आपका रिवीजन होता जाएगा और आपको याद होती जाएंगी चीज़ें। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? आपको इसमें बताना है। याम्योत्तर का मान बताइए। शीत कटिबंध किसके नज़दीक होता है? देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? दक्षिणी ध्रुव देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, कहाँ स्थित है दक्षिणी ध्रुव वृत्त? ग्रिड किसका जाल है? आप इसको बताएं। और फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है। मकर रेखा कहाँ पर स्थित है? भारत का मानक याम्योत्तर समय क्या है? 0 डिग्री। याम्योत्तर का मान किस नाम से जाना जाता है? देशांतर के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है। किस तरफ घटती जाती है? आपको ये बताना है। उत्तर ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है, कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ठीक है, तो आओ ये क्या दिया, इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी के अक्ष विषुवत वृत्त कर्क रेखा एवं मकर रेखा उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त को दर्शाते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपना ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे और प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। ढेर सारे कमेंट करिए, शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए प्लीज़।